आवाज़ आ रही है। Am I audible? आवाज़ जा रही है मेरी? कैसे पता चलेगा? आवाज़ जा रहा है? आवाज़ जा रहा है। ओके। ओके, सो हियर वी आर। अब हम लोग लाइव आ चुके हैं और मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस लाइव सेशन में। और सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सबको, सभी अभिभावकगण और सभी दर्शक जो इसको सुन रहे हैं इस सेशन को, ये ग्रैंड व्यू के फेसबुक लाइव पेज पर। हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन पेरेंट्स वर्कशॉप। इसी के तहत मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रोग्राम का ये तीसरा भाग है। पहले 2 भाग ऑलरेडी हो चुके हैं और इसका मकसद है पेरेंट्स को गाइड करना इस बदलते हुए समय में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार ये समय अचानक से बदला है, जो हम सभी के लिए एक नई परिस्थितियों को लेकर के आया है। इस नई परिस्थिति में हम सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वह परेशान है, अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है। और इसी माहौल में जो सबसे बड़ी परेशानी उभर के सामने आई है वो है शिक्षण संस्थानों की और साथ में शिक्षा की। बच्चों की शिक्षा आज बड़े ही अंधकारमय दिख रही है। ऐसे में क्या करें और इस चीज़ से कैसे डील करें, इस चीज़ से अभिभावकगण बहुत परेशान हैं और उनके मन में न जाने कितने सारे प्रश्न हैं इस चीज़ के हल को जानने के लिए, समझने के लिए। तो उन्हीं के कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ और हम लोग समझेंगे कि इस नए दौर में इस चीज़ का सामना कैसे करना है और इस बदली हुई परिस्थिति में जो माहौल हम लोगों के सामने उपस्थित हुई है उस माहौल में कैसे ढलना है। इतिहास इस बात का गवाह है हमारे लिए कि जब जब मानव समाज पे किसी भी प्रकार की परेशानी आई है, हम लोगों ने इसका डट के सामना किया है, सजग बने हैं, सतर्क बने हैं, जानकारी इकट्ठा की है और इन सब के बल पर हमने इस माहौल को अपने अनुसार, किसी भी माहौल के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम इस दौर की जो ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों के बारे में खुद को अवेयर कर ले, खुद को जागरूक कर ले, जहाँ कमियाँ रह गई हैं, जो पहले से कुछ कमियाँ हैं जो आज परेशानी बन गई है, उन कमियों के बारे में अगर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग इस दौर से बड़े अच्छे तरीके से निकल पाएंगे, मजबूती से निकल पाएंगे। और ये जो शिक्षा जो आज की एक समस्या बनकर आई है हम सभी लोगों के लिए, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो जो शिक्षा देने का काम करती है, चाहे वो पेरेंट्स हो जो अपने बच्चों के इस बदले हुए माहौल को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके लिए सब कुछ बदल गया है। आज अगर हम बात करें कोरोना वायरस के पहले के दौर के, तो उस समय क्या था? उस समय ये था कि पेरेंट्स अपने काम में व्यस्त हुआ करते थे और बच्चों की जिम्मेदारी, उनके शिक्षा की जिम्मेदारी खास करके शिक्षण संस्थानों को दी जाती थी या फिर ट्यूशन टीचर को दी जाती थी। आज वो सब कुछ बदल चुका है। आज बच्चा जो है वो घर पर बैठा है, माता पिता के सामने बैठा है, माता पिता भी अपने कामों को छोड़ करके, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा है, तो काम को छोड़ करके या फिर अब चूंकि चीज़ें धीरे धीरे करके खुल रही है तो काम के साथ साथ बच्चों को संभालने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर आ पड़ी है। जो इस चीज़ से कैसे डील करे उस चीज़ को लेकर के वो परेशान है। बहुत सारे माता पिता हैं जो बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, ग्रैंड व्यू में बतौर शिक्षक मैं पढ़ाता हूँ और साथ साथ चंद्रन IAS एकेडमी का संचालक भी हूँ जो शहर में UPSC और BPSC की तैयारी कराती है। तो मेरा जुड़ाव हमेशा से बच्चों के साथ रहा है और उनके अभिभावकों के साथ भी रहा है। और ऐसे में बहुत सारे अभिभावक मुझसे बहुत तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं और सिर्फ मुझसे ही नहीं, इनफैक्ट शिक्षण संस्थानों में कॉल करके भी ये जानकारी ले रहे हैं। समाचार पत्रों में और न्यूज़ में ये अक्सर हम लोगों को जानने और समझने को मिल रहा है कि किस प्रकार जो पेरेंटिंग
के जो टिप्स है वो गार्जियन मांग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट को फ़ोन करके या बहुत सारे ऐसे सेंटर है जो पेरेंट्स को गाइड करने का काम करते हैं, वो चीज़ें बढ़ गई हैं क्योंकि इनके समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैं उन्हीं कुछ प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ कि जहाँ आप लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ रही है और उनका जवाब क्या हो सकता है, हम कैसे उस चीज़ को डील कर सकते हैं, इस चीज़ की चर्चा मैं अपनी तरफ से आप लोगों को करूँगा सो दैट आप लोग इस बदलते हुए माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सके और इन सारे टिप्स के सहायता से उस चीज़ को डील करने में आपके लिए आसानी हो और आपकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का हल निकल सके। हम सब आपके साथ हैं, सिर्फ अभिभावकगण यहाँ अकेले नहीं हैं, शिक्षकों का साथ उनको पूरी तरह से मिला है और इस बात को साबित करता है, खास करके मैं चूँकि ग्रैंड व्यू का शिक्षक हूँ तो मैं इस बात को रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार ग्रैंड व्यू की टीम ने काम किया है अपने बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रख करके, इस बदलते हुए माहौल में जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को इतनी जल्दी ढाला है, और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि जो गार्जियन अपने बच्चों को ग्रैंड व्यू से जोड़े रखे हैं, जो ग्रैंड व्यू में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभिभावकगण बिल्कुल इस बात को मानेंगे कि शुरुआत से ही ग्रैंड व्यू की टीम ने जो काम किया है ताकि बच्चों की शिक्षा ना रुके, वो देख रहे हैं उस चीज़ को। इस बात में वो मेरे साथ सहमत होंगे, ग्रैंड व्यू के साथ सहमत होंगे। और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ते जाएगा हम अपने आप को तकनीकी रूप से और सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार आप लोगों की सहायता के लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप लोगों के अलग अलग प्रश्नों के उत्तर लेकर के हमारे इस ऑनलाइन पेरेंट्स वर्कशॉप के पहले सेशन में श्री धीरज श्रीवास्तव सर आए थे, शहर के आदरणीय व्यक्ति और काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषय पर टिप्स दिए थे। उसके बाद दूसरे सेशन में खान पान विशेषज्ञ मैडम अर्चना निमानी जी आई थी, जो बच्चों के इस बदलते हुए माहौल में पेरेंट्स जो परेशान हैं कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, उनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है नहीं है, इन सब विषयों पे आपको गाइड किया था। और आज मैं बतौर शिक्षक आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। एज अ शिक्षक मैं समझता हूँ कि शिक्षक एक ऐसी शक्ति है जो बच्चों को बहुत हद तक बदल सकती है, क्योंकि इस संदर्भ में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी किसी भाषण में कि अगर एक शिक्षक ने कहा कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, जो स्टूडेंट है, छात्र दे दीजिए 7 साल के लिए, और उसके बाद उस बच्चे को ले जाइए। ये उस बच्चे को आप भगवान के पास ले जा सकते हैं या शैतान के पास भी ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि ना भगवान उसे बदल पाएंगे ना शैतान उसे बदल पाएंगे। तो ये पावर है, ये बात दर्शाता है कि एक शिक्षक में क्या ताकत होती है। तो शिक्षक लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, गार्जियंस के साथ जुड़े हैं और गार्जियन के सारी समस्याओं का हल करने के लिए उनके साथ खड़े हैं, ताकि एक तरफ बच्चा आपका है तो छात्र हमारे हैं, इन दोनों का भविष्य ना खराब हो, इस बात की चिंता आपको भी है और हमें भी है। तो आइए चलिए मिलकर इन प्रश्नों के जवाब को ढूंढते हैं और हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो पहली समस्या जो अभिभावक मुझसे पूछते रहते हैं, जो अधिकांश तौर पर मैंने देखा है पूछते हुए, वो ये है कि इस नई परिस्थिति को लेकर के पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या करें। सबसे पहला सवाल इनका यही होता है कि क्या करें। ये क्या करें ही इनका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, या फिर कह लीजिए कि परेशानी है कि आखिर क्या करें, ऐसी चीज़ें हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो क्या करें। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, या फिर किन्हीं के मन में अगर ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या करें, तो इसका जवाब बस यही है कि सबसे पहले जो करना है वो है स्वीकार करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, क्योंकि जब तक हम लोग चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो सबसे पहली जो मानसिकता हमारी होनी चाहिए, जो सोच हमारी होनी चाहिए, वो ये कि हमें इस स्थिति को स्वीकार करना है, इस परिस्थिति को स्वीकार करना है, क्योंकि ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति ने हमें ये सिचुएशन में ला के दिया है। ये अलग बात है कि कुछ कारणों के कारण, मानव की कुछ गतिविधियों के कारण ये स्थिति पैदा हुई है, परंतु ये प्रकृति के द्वारा दिया गया चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें इस स्थिति को स्वीकार करना है। स्वीकार करेंगे तब ये हमारे अंदर मानसिकता डेवलप होगी और हमारा ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि क्या करना है। तो मैंने बताया आपको, पहले चीज़ों को आप स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और उसके बाद जो दूसरा काम करना है कि जिम्मेदारी उठाएं। चूँकि मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि पहले जो गार्जियन हुआ करते थे वो अपने कामों में व्यस्त हुआ करते थे
और बच्चे जो थे वो स्कूल में या बोर्डिंग स्कूल में या ट्यूशन टीचर के संसर्ग में रहते थे या खेलने जाया करते थे, तो बहुत सारे लोगों का संसर्ग उनके साथ था। आज वो सारा संसर्ग टूट चुका है और वो सीधे और 24 घंटे वो अपने गार्जियन के निगरानी में रहते हैं। और बच्चों की ऐसी बहुत सारी हरकतें होती हैं जिनसे पेरेंट्स भी वाकिफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम समय जो होता है वो टीचर्स या बाकी संसर्गों में गुजरता है। तो ऐसे समय में अपनी कुछ गतिविधियों को लेकर के, बच्चों की कुछ गतिविधियों को लेकर के पेरेंट्स परेशान है कि आखिर इनका ख्याल कैसे रखें, इन गतिविधियों को चेक कैसे करें। दूसरी बात है कि पेरेंट्स को एक टीचर के भूमिका में भी अब आना पड़ रहा है, पेरेंट्स को एक फुल टाइम केयर टेकर के रूप में भी आना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो स्वीकार करके जिम्मेदारी उठाएं, इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार करें, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी का एहसास हम सबको नहीं होगा तब तक शायद हम इस चीज़ से डील नहीं कर पाएंगे। और पेरेंट्स उदाहरण है इस बात का कि पेरेंट्स में वो हर गुण है, तभी वो माता पिता कहलाते हैं। माता पिता में वो हर गुण है क्योंकि वो ख्याल भी रखते हैं, वो एक शिक्षक भी हैं और माता पिता तो खैर है ही। तो इस तरह से इतनी बढ़ती हुई जिम्मेदारी को अगर ये परिस्थिति के स्वीकार कर लेते हैं तो इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को वो आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात कि इस चीज़ को समस्या ना समझते हुए इस चीज़ को एक अवसर की तरह लें। ये बहुत सुनहरा अवसर है हमारे लिए। किसी भी समस्या का समाधान निकालने का पहला कदम यही होता है कि किसी भी समस्या को हम देखते किस नज़रिए से। अगर समस्या को देखने के प्रति हमारी नज़रिया बदल जाए तो वो समस्या नहीं रह जाती है। हर समस्या अपने आप में एक मौका होता है, एक अवसर होता है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। ठीक उसी प्रकार यह भी एक नया अवसर है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। ओके, तो नया क्या सीखना है? तो ये शिकायत हम लोगों की रही है। आज की बात मैं ना करूँ, थोड़ा पीछे जाकर के अगर मैं बात करता हूँ, जब ये दौर हमारे साथ नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था जैसा कि हम समझते हैं कोरोना वायरस से पहले। लेकिन उस समय भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ठीक नहीं थी और उसकी शिकायत लेकर के हम अक्सर शिकायत किया करते थे कि बच्चे जो हैं सो बच्चों के साथ मेरा समय नहीं बीतता है, या काम की व्यस्तता के कारण मैं बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ। इस तरह की बातें थी। तो आज अवसर मिला है बच्चों के साथ समय बिताने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, समय ना बिता पाने की जो समस्या है वो हम सभी लोगों ने इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को अनुभव किया है कि आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ता आया है हमारे समाज में। क्योंकि हम सभी लोग बाहर जाते रहते हैं अन्य कामों से, और हम सब का निगाह जो है हमारे आज के दौर में जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, उनके ऊपर पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है, शायद आपने भी देखा होगा, जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं उन्होंने मुझे देखा होगा, उन्होंने देखा होगा इस स्थिति को, कि उनकी ये शिकायत है कि आज के बच्चे जो है वो बात नहीं मानते हैं, आज के बच्चे जो है गलत तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, आज के बच्चे जो हैं सो बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते हैं। और ऐसे इस तरह की ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो आज के गार्जियन को शिकायत रहती है। हम किसी दूसरे को देख करके बोलते हैं, दूसरे जगह पर वही हमारा बच्चा भी स्वयं वही काम कर रहा होता है और उसको देख कर कोई दूसरा बोल रहा होता है। तो आखिर ये समस्या क्यों है कि क्यों बच्चे बात नहीं मानते हैं, और ऐसी बातें क्यों हैं कि क्यों बच्चे जो हैं आज के वो गलत तरह की गतिविधियों में संलिप्त होते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है कि हम उनके साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। माता पिता का जो संसर्ग होना चाहिए वो संसर्ग उनको नहीं मिल पा रहा था। तो आज ये अवसर मिला है हमको कि उनके साथ बैठ करके उन कमियों को पूरा करें, क्योंकि ये काम सिर्फ माता पिता ही कर सकती है। किसी भी छात्र की, किसी भी मानव की जो पहली शिक्षा प्रारंभ होती है वो उसके घर से ही होती है। उसके जो पहले शिक्षक होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। तो हम माता पिता को ये अवसर मिला है, ये बड़ा खूबसूरत अवसर मिला है कि हम इस समस्या को समस्या ना समझते हुए एक अवसर की तरह ले और अपने बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं, उनसे कुछ बातें करें, उनसे कुछ नैतिक शिक्षा की बातें करें। जो कमी हम ढूंढते आए हैं उनमें, जो कमी हम ढूंढते आए हैं दूसरों में, उन कमियों के बारे में उनसे चर्चा करें, उन कमियों का समाधान ले करके उन बच्चों में डालने का प्रयास करें, सो दैट कि कल आने वाला जो भविष्य हो और ज़्यादा सुदृढ़ हो और ज़्यादा समृद्ध हो। तो ये एक बात है कि हम इस सवाल का कि क्या करें, तो मैंने इसका जवाब दिया कि पहले स्वीकार करें, फिर ये बढ़ी हुई जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएं, जो हम उठा भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अभी शायद इस चीज़ से भली भांति अपने आप को नहीं एडजस्ट कर पाए हैं, लेकिन उन्हें करना होगा। और दूसरा ये बात है
कि समस्या को समस्या ना समझते हुए इसे अवसर की तरह लें। उसके बाद है कि अगर ये सारी बातें हम कर भी लेते हैं कि हम अवसर की तरह इसको ले लेते हैं और अपने बच्चों के साथ सब कुछ बिताना शुरू कर देते हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इस बदले हुए समय में अपने आप को व्यवस्थित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तरफ हमें काम भी करना है, दूसरी तरफ बच्चों का ख्याल भी रखना है, दूसरी तरफ बच्चों के शिक्षा का भी ख्याल रखना है। तो ये सारा चीज़ हम एक साथ कैसे अकेले कर सकते हैं एक घर में रह करके? बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा, क्योंकि ये सवाल पेरेंट्स का ही आता है और आता रहा है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे आवश्यक है एक रूटीन का होना, क्योंकि रूटीन से अनुशासन आता है और अनुशासन मानवता का एक सर्वोच्च गुण है। बिना अनुशासित हुए आप किसी भी कार्य को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। तो रूटीन के इम्पोर्टेंस को समझिए। इसका इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है और हमें पहले से इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप याद करें इस दौर से पहले, अभी जो ये 2-3 महीनों से ये दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, इससे पहले अगर याद करते करें समय को, तो आप इस चीज़ को ज़रूर महसूस करेंगे कि हमारा एक निश्चित रूटीन हुआ करता था। सुबह उठने का, ऑफिस जाने का, नाश्ता करने का, फिर ऑफिस से घर आने का, और उसी में बच्चों को भी पढ़ाई को भी देखने का, पेरेंट्स मीटिंग करने का और अन्य अन्य तरीके की बाकी सारी चीज़ों का एक फिक्स रूटीन हुआ करता था। चूँकि अचानक से चीज़ें बदल गई तो सारी चीज़ें हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो अगर एक हमारे पास एक निश्चित रूटीन होगा तो निश्चित तौर पर ये हमें मदद करने वाला है और बहुत पैमाने पर मदद करेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर है, रूटीन से क्या होगा, मैंने आपको बताया कि अनुशासन। ये अनुशासन हमारे जीवन में आएगा इस बदले हुए परिस्थिति के हिसाब से। हर परिस्थिति में अपने अलग तरीके का अनुशासन को हमें रखना पड़ता है। तो अनुशासन को लाने के लिए एक फिक्स रूटीन बनाइए और उस रूटीन को सिर्फ इंडिविजुअली नहीं तैयार कीजिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य आपस में मिल करके, जो बच्चे घर में मौजूद है और उनकी क्या पढ़ाई लिखाई करनी है, कौन सा बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है या उसको क्या कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, किस क्लास में है, और उनकी ज़रूरतों को समझते हुए, मतलब अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी प्राथमिकता गार्जियन खुद भी और साथ में जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन बच्चों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया सा रूटीन तैयार कीजिए। और ये काम हम सभी कर सकते हैं। ये काम तभी कर सकते हैं जब पूरा परिवार एक साथ बैठेगा और एक साथ इस रूटीन को बनाने का काम करेगा। उस रूटीन में आप सम्मिलित कीजिए हर एक एक्टिविटी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना है या फिर आपको अपना काम ही नहीं करना है, एक अच्छा वक्त बिताना है साथ में, एक हेल्दी टाइम गुजारना है, ठीक है। उसमें हर कुछ शामिल होना चाहिए। सही समय पर नाश्ता खाना करने का समय होना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ रिलैक्स टाइम होना चाहिए जहाँ पर वो एंजॉय कर सके, अपने आप को थोड़ा फ्री रख सके। इंडिविजुअल फ्रीडम का भी ध्यान होना चाहिए उस रूटीन में। कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, चूँकि अभी इस दौर में सभी लोग अभी अंदर बंद हैं और ख़ास करके बच्चे, अभी चूँकि अनलॉक का दौर चल रहा है तो गार्जियन तो किसी तरह से वो बाहर निकल रहे हैं कुछ सावधानियों को लेते हुए, तो वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो रही है, लेकिन बच्चे पूरी तरह से अभी बंद है। बाहर पार्क्स बंद है, ग्राउंड्स बंद है, बाहर जा नहीं सकते, खेल नहीं सकते। तो उसके लिए उस रूटीन में कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस के सेशन भी होना बहुत आवश्यक है। कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटी की होना बहुत आवश्यक है, जिसमें कि अगर आपके बच्चे की कोई हॉबी है, जैसे कोई पेंटिंग है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, आर्ट है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर ऐसा कोई गुण है आपके बच्चे में, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसमें कुछ ना कुछ एक विशेष गुण होता है, तो उस विशेष गुण को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे रूटीन का निर्माण करना आवश्यक है जिस रूटीन में ये सारी समस्याओं का निदान हो सके। और ये बेहद ज़रूरी है और ये सबसे बेसिक काम है। अगर ये बेसिक काम अगर हम सभी लोग करने में सक्षम होते हैं, सभी गार्जियन करने में सक्षम होते हैं, तो निश्चित तौर पर हम इस समस्या का बहुत बेहतर तरीके से समाधान निकाल पाएंगे और एक अवसर की तरह, जैसे मैंने आपको बताया है, एक अवसर की तरह लेते हुए एक बहुत अच्छे समाज का, सुदृढ़ समाज का, एनलाइटेंड समाज का, प्रबुद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे, प्रबुद्ध भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि ये दौर कुछ ना कुछ सिखाने आया है और सीखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, चाहे हम पेरेंट्स हों, शिक्षक हो या फिर बच्चे हों। ओके, तो ये प्रश्न का जवाब मैंने आप लोगों का दिया। जो गार्जियन मुझसे पूछते हैं कि भाई कैसे करें, तो कैसे करें का सबसे बेसिक काम है कि हम रूटीन का निर्माण करें, और रूटीन कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो इस बात से गार्जियन अभी खासा परेशान है और मेरे ख्याल से पहले भी परेशान रहे हैं,
लेकिन इस दौर में शायद वो परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और बहुत सारे अभिभावक मुझे कॉल करते रहते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत सारे गार्जियन का कॉल आता है, और बाकी जगहों पे ही समाचार पत्रों में हमको ये देखने को मिलता है, बहुत सारे आर्टिकल इस विषय पर छप रहे हैं, और न्यूज़ में भी ये बात सुनने को मिलती है हमको कि बच्चा जो है वो बात नहीं मानता है। ये एक परेशानी रही है, आज की परेशानी नहीं है, बहुत पहले की परेशानी है कि बच्चा बात नहीं मानता, और इस बात से गार्जियन परेशान है कि बच्चा बात नहीं मानता है, पढ़ाई नहीं करता है, समय पर नाश्ता नहीं करता है, उसे कितना समझाते हैं फिर भी वो नहीं करता, और इस बात से गार्जियन परेशान रहते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, और उनसे वो इरिटेट होते हैं, उनकी परेशानियों में और एक बड़ी परेशानी ऐड हो जाती है। तो ये एक परेशानी है कि बच्चा बात नहीं मानता है। तो फिर बात मनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस विषय पे मैं कहूँगा कि इससे भी परेशान होने की बात नहीं है कि बच्चा बात नहीं मानता है तो ये कोई एक परेशानी है। बात यह है कि बात वो नहीं मानता है तो हम इस बात को कितना समझते हैं कि हम ऐसा उसे क्या करने को बोल रहे हैं जो वो बात नहीं मानता है। अगर इस विषय पर हम सभी मिलकर, चाहे हम शिक्षक हों या पेरेंट हो, अगर इस विषय पर थोड़ा गौर करें, थोड़ा आराम से सोचे, इत्मीनान से सोचे, तो हमें ज़रूर इसका समस्या मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर इस उदाहरण से आप लोगों को कुछ इंसाइट्स मिले जिससे कि आप लोग कुछ कर सके, तो मैं बहुत खुशनसीब होऊंगा कि मेरे द्वारा कही गई इस बात का आप लोगों को लाभ हुआ, और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर ये लाभ पहुंचेगा आप लोगों को। तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा बात नहीं मानता है, इस विषय पर सोचने से बेहतर ये है कि हम इस विषय पर सोचें कि क्या हम पेरेंट या फिर शिक्षक जो एक मानव है, क्या हम बात मानते हैं? क्या कभी हमसे कुछ कहा जाता है तो क्या हम उन बातों को मानते हैं? उदाहरण के तौर पर, अगर कोई सरकारी निर्देश जारी होता है कि आपको सड़क पर चलते वक्त, बाइक चलाते वक्त दो लोगों से ज़्यादा बाइक पर नहीं बैठना है, या फिर हेलमेट लगा के चलना है, तो आप थोड़ा गौर करें और थोड़ा इस विषय पर ध्यान दें कि क्या हम एक बार में सरकार के इस निर्देश का पालन कर लेते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। और उस नियम को मनवाने के लिए सरकार को बहुत तरह की चीज़ों को करना पड़ता है, बहुत सारे फाइन लगाने पड़ते हैं, सख्ती बरतनी पड़ती है हमारे ऊपर, तब जाकर के कहीं हम मानते हैं। दूसरी बड़ी बात, अभी जैसे कि कोरोना वायरस का समय चल रहा है, और इस कोरोना वायरस के दौर में बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं विशेषज्ञों के द्वारा कि आपको इस दौर में किन किन बातों का ख्याल रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क का प्रयोग करना है, कहीं पे भी भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, दूरी बना के रखना है, हाथ को बार बार साफ करते रहना है, और ये शिक्षा लोगों में फैलाते रहना है, इस बात को कहा है। लेकिन हम सभी इस बात को जान रहे हैं, हमारे अखबारों में, हमारे न्यूज़पेपर, हमारे न्यूज़ चैनल्स पे इस चीज़ को लाइव देखने का मौका मिलता है हम लोगों को। अगर हम बाहर भी निकल रहे हैं अगर, तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि किस प्रकार इन सारे दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है हमारे ही द्वारा। यहाँ पर बच्चे अभी घर में हैं, बच्चे बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि बच्चों को तो निकलना मना किया गया है। लेकिन निकल अभी कौन रहा है? हम गार्जियन ही निकल रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं अगर शिक्षक हूँ तो अपने आप में एक अभिभावक भी हूँ, और अगर कोई एक अभिभावक है तो अपने आप में एक शिक्षक भी है। तो हम अभिभावक और शिक्षक मिलकर के ही बाहर निकल रहे हैं, और हम ही लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर बात हम भी तो नहीं मान रहे ना। तो जब बात हम नहीं मान रहे हैं तो फिर हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे जरूरी बात है कि बच्चे को बात मनवाने से पहले हमारे अंदर ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम बात मानना शुरू करें। जिस दिन हम बात मानना शुरू करने लगेंगे, और तो फिर हमारा जो बच्चा होगा जिसे हम गाइड कर रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित तौर पर हमारे बच्चे पे पड़ेगा। फिर परेशानी की कोई बात नहीं रह जाएगी, जो परेशानी बनी हुई है और बनी रहती है। तो सबसे पहले बच्चों से बात मनवाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम स्वयं, इसमें मैं खुद को भी सम्मिलित कर रहा हूँ, हम स्वयं बातों को मानना शुरू करें। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, हमें कोई अगर आदेश देता है कहीं से भी, किसी भी संस्थान से अगर हम जुड़े हैं, किसी ऑफिस से हम जुड़े हैं, या हमारे ऊपर कोई सीनियर बैठा है, तो उनकी बातों को पहले मानना शुरू करें, ऑर्डर्स को फॉलो करना सीखें, बातों को मानना सीखें, तो फिर हमारा बच्चा भी जरूर समझेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात इस चीज़ में क्या है कि हम बात मानते हैं, कब जाकर के बात मानते हैं? तो हम तब जाकर के बात मानते हैं जब जो चीज़ के बारे में हमें बताया जा रहा है उसका महत्व हमें समझ में आता है। जैसे कि अगर किसी इंसान को अगर आप बोलो कि हेलमेट लगाना आवश्यक है, वो शायद बात पहली बार में आपकी नहीं सुनेगा। आप उसको ये भी बता दो कि कितना आवश्यक है,
फिर भी शायद उस बात को आपको इग्नोर कर देगा। लेकिन कल होके अगर किसी कारण से उसको कुछ चोटें आती हैं बाइक चलाते वक्त, तो शायद उसका महत्व उसको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अनुभव से ये बात हमको समझ में आती है, अनुभव से चीज़ों के महत्व हमको समझ में आती है। तो ज़रूरत है उन सभी बच्चों के साथ बैठ करके उन सारी बातों के बारे में जो हम अपने बच्चों से मनवाना चाहते हैं, उस कार्य के महत्व के बारे में उस बच्चे से बात करें, अपने उन अनुभवों के बारे में उनसे बात करें। क्योंकि हम भी पहले कभी बच्चे ही रहे हैं, उस दौर से हम गुजर चुके हैं, तब आज जाकर के शिक्षक बने हैं या फिर अभिभावक बने हैं। तो हमारा बचपन भी शायद कुछ उसी प्रकार का था। हम भी अपने पेरेंट्स की बात कई बार नहीं माने हैं। तो अपने उस पुराने अनुभव का उपयोग करके बच्चों के साथ अगर शेयर करते हैं, बच्चों के साथ उस चीज़ का यूटिलाइज करते हैं उस अनुभव का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चे की ये जो समस्या है बात नहीं मानने की, बात नहीं सुनने की, बच्चे इस बात को ज़रूर मानेंगे। उसके महत्व की चर्चा अगर उनके साथ की रहेगी तो, की हुई होगी तो, और ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे गार्जियन इस चीज़ को करने का प्रयास करते होंगे। ओके, तो ये बात हो गई कि बच्चा बात नहीं मानता है। दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के दौर की, वह है ज़रूरत बोल लीजिए या समस्या बोल लीजिए, जिस बात से गार्जियन और पेरेंट्स या बाकी सभी लोग परेशान हैं, वो है कि बच्चा इरिटेट हो जाता है। बच्चा आजकल कुछ ज़्यादा एंग्सियस होता है या नर्वस हो जाता है या नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत तरीके से चीज़ें बदल गई हैं। हमारा संसर्ग भी चूँकि ज़्यादा बढ़ गया है। पहले सभी लोग काम करते थे, बच्चे का अपना एक इंडिपेंडेंट समय हुआ करता था, गार्जियन का अपना एक इंडिपेंडेंट समय हुआ करता था। आज के इस बदले हुए दौर में आज चूँकि सभी एक जगह एक घर में मौजूद हैं, तो इससे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं। इस चीज़ को कैसे डील करें? तो देखिए, ये भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि इस चीज़ को हम डील नहीं कर सकते। हम पेरेंट होकर के कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरत है बस बच्चों की उन भावनाओं को बच्चा बनकर समझने की। हम गार्जियन होकर के भी कई सारी चीज़ों को लेकर के इरिटेट होते रहते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नर्वसनेस होती है और बहुत सारी चीज़ें हमें भी समझ में नहीं आती है। बदले हुए माहौल में हम भी क्या करें, ये हमें भी समझ में नहीं आता है। तो ये भी एक बच्चों में भी एक कॉमन बातें हैं चीज़ों को लेकर के। तो अगर इसे कॉमन तौर पर हम इसे समझने का प्रयास करते रहेंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम उस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कहाँ पे हम लैक कर जाते हैं, जो मेरे अनुभव से मैं आपको बताता हूँ, कि बच्चे की समस्या को हम बच्चे बन के नहीं समझ पाते हैं, बल्कि बड़े बनकर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा और यहाँ परेशानी आएगी। फिर बच्चे में वही बात होगी कि आप कुछ कहेंगे और बच्चा उस चीज़ को ना समझते हुए अब उसकी परेशानी जारी रहेगी और कल होकर एक बड़ी परेशानी के रूप में वो सामने आ सकती है। तो ज़रूरत होता है कि बच्चे की उस समस्या को बच्चा बन करके समझने की, उस परिस्थिति में जाकर के। और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अपने बचपन की अनुभव मौजूद है। तो उस अनुभव का सहारा लेते हुए बच्चों की उन समस्याओं का निदान आवश्यक तौर पर कर सकते हैं। उनसे कभी भी हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर के उससे ना रखें, उसके ऊपर उम्मीद को थोपने का काम ना करें। हर चीज़ में सबसे अव्वल आना है, इस बात का हमारे अंदर कोई विचार नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर विचार होनी चाहिए कि हमारा बच्चा जो काम भी करे वो पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे। अगर इसी विचार का प्रतिपादन अगर हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि बेटा आपको अपना 100% एफर्ट लगाना है, आप फर्स्ट आओ या सेकंड आओ इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, मतलब बस इसी बात से है। अगर ये एक ज्ञान बच्चों के बीच में माता पिता रखना शुरू कर दे, तो मुझे यकीन है कि बच्चे कल होकर के निश्चित अव्वल आएंगे। उन्हें अव्वल आने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। तो इस बात को मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें और इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, इसी विचार को आगे बढ़ाएं। इस विचार को आगे ना बढ़ाएं कि आपको टॉप आना है, आपको इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, आपको इस एग्ज़ाम में इतना नंबर लाना है, या ये स्कोर आ गया, या फिर कोई बच्चा को कम नंबर आ भी जाता है तो उसे डांटना नहीं है कि तुम्हें कम नंबर क्यों आया, बल्कि उसकी परेशानी को वहाँ पे समझना है, खुद बैठ करके जांचना है कि आखिर क्यों आया। उस समस्या को समझना है उससे प्यार से बैठ करके, और उसे हमेशा अपना 100% देने के लिए प्रेरित करना है। बस यही एक छोटा सा काम करना है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है।
और उसके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है, अपनी एग्जाम्पल, क्योंकि आप ही को देख करके बच्चा आगे बढ़ेगा। आप किस तरह से बच्चों के साथ पेश आते हैं, आप किस तरह से अपने काम में निपुण होते हैं, आप किस तरह से अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं, ये उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। अगर ये उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करने लगेंगे हम सभी, तो मैं निश्चित तौर पर यकीन के साथ कहता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण होगा आगे भविष्य में। जिस चीज़ की हम शायद शिकायत करते रहते हैं आज, तो ज़रूरत है इस बात पे भी ध्यान देने की कि बच्चों को अव्वल आने या फिर नंबर लाने के विचारों से दूर रखते हुए हम इस बात पे ध्यान दें कि बच्चा जो है वो अपना 100% इफर्ट लगाए, उसकी जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का संपूर्ण उपयोग वो कर सके। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात, इसी समस्या से लेते हुए, इरिटेशन और एंजाइटी से लेते हुए, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, अपने कामों में इन्वॉल्व करें। घर के कामों में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट होना अति आवश्यक है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे व्यवहारिक ज्ञान मिलकर के बच्चों के अंदर आती है जिस चीज़ का ज्ञान किताबों से नहीं मिल सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वो आप इस बात पे सीमित ना करें कि आपका बच्चा किताब की कितनी बातों को जानता है। किताब की बातों को जानना भी जरूरी है और साथ में व्यवहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है। जिंदगी के इस दौर में, क्योंकि कहानी जिंदगी की ही होती है, तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो हर जगह सिर्फ किताबी ज्ञान काम नहीं आता है, व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा काम आता है बनस्पत इसके की किताबी ज्ञान। तो ध्यान होना चाहिए हमारा व्यवहारिक ज्ञान पर। और ये व्यवहारिक ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ये व्यवहारिक ज्ञान आएगा जब हम माता पिता या शिक्षक या अभिभावक बच्चों के साथ मिल करके उनको अपने काम में इन्वॉल्व करेंगे, अपने हर एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करेंगे, अपना पार्ट समझते हुए, और उनको सिखाने और पढ़ाने का काम करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई माँ है और वो बच्चे के साथ है और वो किचन में उनको काम करना है, तो मैं चाहूँगा कुछ सावधानियों को बरतते हुए वो माँ उस बच्चों को किचन में लेकर के भी जाए और उस किचन में बन रहे उस खाने के बारे में उसको, उस बच्चे को ज्ञान दे। जो भी कंपोनेंट्स वहाँ पर मौजूद है, जिस चीज़ का उपयोग करके खाना बनाया जाता है, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के बारे में बच्चों को ज्ञान दिया जा सकता है। और ये निश्चित तौर पर दिया जा सकता है। ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। कोई गार्जियन है और अगर कोई ऑफिस का काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत मामले में जितना वो उचित समझते हैं वो उस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं। वो उस ऑफिस के काम के जो चुनौतियाँ आ रही है वो उनके साथ बैठ करके शेयर कर सकते हैं कि हाँ, ये चुनौतियाँ आई थी मेरे सामने, मैंने इस चीज़ को ऐसे डील किया। एक कहानी के रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि चुनौतियाँ उनके जीवन में भी आगे चल करके आएंगी और वो शायद किसी चुनौती से जूझ भी रहा होगा, तो चुनौतियों से लड़ने की शिक्षा उसे प्राप्त होगी। तो अगर बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे तो बाकी चीज़ों से वो दूर हो जाएगा। ये होता है। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दिया जाए कि बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखा जाए। ओके। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात, दूसरी और समस्या जो इस चीज़ से जुड़ी है, अगर घर में एक से अधिक बच्चे हैं तो इस बात पे ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि हम फोकस्ड अटेंशन रखें। मतलब कि अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो हर बच्चे के लिए एक निश्चित समय हम दें। जैसे कि जरूरी नहीं है कि 1 या 2 घंटे का समय होना अनिवार्य है, 5 मिनट का भी समय हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो 5 मिनट निश्चित तौर पर हम अपने बच्चों के साथ बिताएं, अलग अलग बच्चों के साथ। 2 बच्चे हैं तो दोनों का एक सेपरेट टाइम होना चाहिए जहाँ बैठ करके हम उनके साथ बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में विशेष है, हर बच्चे की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उसके साथ एक विशेष टाइम को रखें, विशेष टाइम की चर्चा करें। विशेष टाइम में उसके अंदर मौजूद जो गुण हैं उन गुणों की चर्चा करें, कुछ कहानियाँ शेयर करें, कुछ बातें करें और उनकी कुछ परेशानियों को समझने का प्रयास करें। ऐसे में बच्चे को लगने लगेगा कि हाँ, उसके पेरेंट जो है उस पर ध्यान रख रहे हैं और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए एक विशेष समय गुजारना अपने बच्चों के साथ बेहद आवश्यक है और ये समय की डिमांड भी है। ओके। दूसरा, घर के माहौल को बेहतर बनाए रखना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखें। बच्चों को किसी तरह के घर का माहौल कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हों, इस बात का ख्याल रखें। और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद लोग ऐसा ख्याल रखते भी होंगे।
तो भाषा का सही होना जब बच्चे मौजूद है ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि वही स्किल्स बच्चे सीखेंगे आगे चलकर। तो इस बात का ख्याल रखें कि माहौल को हमेशा खुशनुमा बनाए रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ रहना चाहिए। घर में, घर के माहौल कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा उस चीज़ से सीख सके। बड़े बुजुर्ग अगर घर में मौजूद है तो बड़े बुजुर्ग के काम को करने के लिए आप लोगों को मतलब कि बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि उनकी सेवा करें और उनके साथ बैठ करके समय थोड़ा सा स्पेंड करें पढ़ाई लिखाई के समय के अलावा। अब एक सबसे बड़ी बात जो अभी के समय के लिए उचित बैठती है वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन आज के दौर की एक ज़रूरत बन गई है। हालांकि इस चीज़ का प्रचार प्रसार कोरोना वायरस के पहले से भी चलता आया है और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बहुत तरह के प्लेटफॉर्म पर जा करके पढ़ाई लिखाई करते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये इस समय में ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत सारे गार्जियन जो है वो अपने आप को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियां उनके मन में समाई है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2 मिनट। तो इस विषय पे मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जो ऑनलाइन एजुकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उस प्रकार से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से अभी होनी चाहिए थी, क्योंकि यह शिक्षा के प्रसार का इस समय में बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब जब युग बदला है, परिवर्तन आए हैं, तो हर तरह के पद्धति में बदलाव आया है और साथ साथ आया है शिक्षा की पद्धति में भी बदलाव। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जिस प्रकार जब बच्चा अपना एजुकेशन शुरुआत करता है, शिक्षा अपनी वो शुरुआत करता है, तो वो उसको सबसे पहले हाथ में स्लेट और पेंसिल दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जब उसकी शिक्षा शुरू होती है, आगे बढ़ती है, तो स्लेट और पेंसिल का स्थान एक कॉपी और कलम ले लेता है। सॉरी। तो स्लेट और पेंसिल की जगह जब बच्चे की शिक्षा आगे बढ़ती है तो उसका स्थान पर एक कलम और कॉपी आ जाता है। फिर धीरे धीरे तकनीकें बदलती है तो फिर उसके स्थान पर कुछ और तरह के माध्यम आए। अभी जैसे कि कुछ ऑनलाइन एजुकेशन, इसी दौर की ये ज़रूरत है। एक परिवर्तन है शिक्षा की पद्धति में। तो ये परिवर्तन तो संसार का नियम है, इस परिवर्तन के हिसाब से हमें बदलना चाहिए, निश्चित तौर पर बदलना चाहिए। तो फिर इससे पीछे हटना का कोई सवाल नहीं है, ये अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज तक हम मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के प्रति जो अवेयरनेस है लोगों के मन में, उस चीज़ के उपयोग के बारे में लोगों को ये कहते आए हैं, ये समझाते आए हैं कि आपको इसका प्रयोग नहीं करना। बच्चों को हमेशा दूर रखते आए हैं इस चीज़ से कि, और शिकायत भी करते आए हैं कि बच्चा मेरा मोबाइल पर दिन भर लगा रहता है और पता नहीं क्या क्या देखते रहता है, गेम्स की आदत लग चुकी है उसको। आज वही मोबाइल फ़ोन, मतलब कि ये साइंस के द्वारा दिया गया यह बेहतरीन डिवाइस जो है आज आपके शिक्षा के लिए काम आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को खुश होना चाहिए कि साइंस के इस टूल का आज समय आया है कि हम सही प्रयोग कर सकें, क्योंकि आज तक कभी भी, या फिर कह सके बहुत कम मामलों में ही, साइंस के द्वारा दिए गए किसी भी वस्तु का सही प्रयोग हम कर पाए हैं। साइंस जो है वो हम सभी जानते हैं कि एक प्रकार का अभिशाप भी साबित हुआ है हमारे लिए और एक प्रकार का आशीर्वाद भी साबित हुआ है। तो आज का ये जो दौर है, मोबाइल फ़ोन पे जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है या फिर कंप्यूटर के माध्यम से जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आज समय है इस डिवाइस का, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, इस साइंस के द्वारा दिए गए इस डिवाइस का सही प्रयोग करने का। ये परिवर्तन का समय इसी बात का सूचक है कि हम साइंस के द्वारा दिए गए इस टूल का सही प्रयोग कर सकें। तो निश्चित तौर पर हमें अपने बच्चों को और खुद को भी इनकरेज करना चाहिए कि हम इस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से ज़्यादा मात्रा में जुड़ सके। बहुत सारे गार्जियन इस पद्धति को स्वीकार कर चुके हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। खास करके मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर अपने ग्रैंड व्यू टीम का, जो मुजफ्फरपुर जैसे शहर में इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में एक तरह का क्रांति लेकर के आ रही है। क्योंकि हमने जो भी गार्जियन हमारे स्कूल से जुड़े हैं उन्होंने इस बात को निश्चित तौर पर देखा होगा कि शुरुआती दौर से ही हम इस काम को करने में लगे हुए हैं। जैसे ही छुट्टियां घोषित हुई और लॉकडाउन का ये समय आया
तो हमने एक ऐप का निर्माण किया। उस ऐप के ज़रिए से बच्चों के साथ हमने जुड़े और होमवर्क्स अपलोड करना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे अपने सिस्टम्स को और अपडेट किया और साथ में यूट्यूब चैनल अपने चलाए और उस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम बच्चों की शिक्षा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि इस तकनीकी विकास के दौर में हम अपने आप को भी विकसित करेंगे। शिक्षक जहां इस चीज़ से परिचित नहीं थे, शिक्षकों ने अपने आप को शिक्षित किया और तैयार किया इस बदले हुए माहौल के अनुरूप, और आगे भी ये काम शिक्षक अपने तरफ से प्रयास जारी रखेंगे। तो आप गार्जियन से भी अनुरोध है इस बात का कि आप गार्जियन भी इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े और ऑनलाइन एजुकेशन से जो लोग अभी पीछे चल रहे हैं, अपने आप को जोड़ नहीं सके हैं अपने बच्चों को, वो इस तरफ आए। क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो आने वाला समय काफ़ी कठिन होने वाला है। हो सकता है कि आपके न जुड़ने से आपके बच्चे को भविष्य अंधकार में जा सकती है। कारण ये कि जब स्कूल खोलेंगी तो माहौल बिल्कुल अलग होगा, नए दिशा निर्देश के साथ चीज़ें खोलेंगी। बच्चे को जब आपने दूर रखा शिक्षा के पद्धति से तो वो उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि 2-3 महीनों में आदतों को डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों के अगर नए समय के हिसाब से बच्चे एक नए अपने आप से नए अनुरूप में ढलेंगे। अगर आप उनको शिक्षा की आदतों में नहीं सम्मिलित रखते हैं तो बच्चे उस चीज़ के आदी बन जाएंगे। फिर नए माहौल में जब स्कूल खोलेंगे तो शायद उस चीज़ से वो दूर भागेंगे और इतना ज़्यादा अपने पुराने माहौल में ढले रहेंगे कि बहुत समय लगेगा उनको अपने इस नए माहौल में ढलने में। तो उन गार्जियन से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अगर अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम से नहीं जोड़ पाए हैं तो निश्चित तौर पर जोड़े अपने आप को, और हम शिक्षकों का सहयोग आप लोगों के साथ सदैव बना रहेगा। हम लोग सदैव आपके साथ जुड़े हैं, ग्रैंडव्यू की टीम आपके साथ जुड़ी है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएँ और आपके बच्चों की जो शिक्षा है वो अच्छे तरीके से कर पाएँ। ओके। दूसरी ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ी जो समस्या है वो ये है कि पेरेंट्स चिंतित है कि स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रही है, कि बच्चे जो है वो सॉरी जी, एक सवाल आया है सोनल वर्मा जी का कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई नॉर्मल पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा है? क्या ऑनलाइन पढ़ाई नॉर्मल पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा है? जी, मैं इस विषय पे ज़रूर कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई एक अच्छी बात है। नॉर्मल पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई में हम कंपैरिजन ना करें, पहले सबसे बड़ी बात तो ये बेहतर होगा कि कंपैरिजन का भाव नहीं आना चाहिए। कौन ज़्यादा अच्छा है इस बात पे विचार नहीं करने का है। विचार इस बात पे करना है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चों की शिक्षा प्रणाली है क्या उससे वो आगे बढ़ रही है। अगर आगे बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर ये अच्छा है और समय के साथ और बेहतर होता चला जाएगा। जैसे कि हम कई बार जो नॉर्मल एजुकेशन होती है, जो फिजिकल एजुकेशन होती है, जहाँ टीचर सामने खड़े होते हैं और बच्चों के सामने खड़े होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं, कई बार हम उस व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं होते। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन भी है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन पर हम सही तरीके से काम करें, अगर हम इसको और इंटरैक्टिव बनाने का प्रयास करते रहें और धीरे धीरे इसमें जो तकनीकी विकास है वो अगर लेते आए तो निश्चित तौर पर ये बेहतर साबित होगा और सबसे बेहतर साबित होगा। कारण ये कि इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही अपने शिक्षकों के साथ संपर्क में रह सकते हैं और इस लिमिटेड समय में, मतलब कि ये जो लिमिटेड कैपेसिटी में हम बंध चुके हैं, इस दौर में हम इसका सही प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से सही शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि सही शिक्षा के माध्यम से जुड़ना, सही ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने में बिल्कुल सफल होगा और इसकी सफलता हम देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन किस प्रकार से एजुकेशन की विकास हो रही है इससे हम कोई भी अछूते नहीं हैं। हर चीज़ को हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये बेहतर एक उपाय है, बेहतर विकल्प है नॉर्मल शिक्षा की तुलना में। ओके, अब मैं अपने आगे की बात को कंटिन्यू करता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। ठीक है। दूसरी बड़ी बात है
कि इस ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चों पेरेंट्स के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि बच्चे जो है मोबाइल पर ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, उनकी आंखों को नुकसान पहुंचेगा या फिर उनके स्वास्थ्य पर कुछ असर पड़ सकता है इसको लेकर के। तो देखिए, इस विषय पे भी चिंता करने की ऐसी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को नियंत्रित कर सकें तो डेफिनेट ये प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। और इसके लिए ऑलरेडी हमारे कुछ विशेषज्ञ जो है, आप लोग विशेषज्ञ इसके पहले वाले सेशन में राय दे चुके हैं कि कुछ आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी ग्लेयर ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अब की ये अनिवार्यता बन चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कुछ तकनीक का विकास होगा। कुछ मोबाइल फ़ोन्स या फिर लैपटॉप स्क्रीन्स भी ऐसे आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे जो बच्चों के आंखों के फ्रेंडली होंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ों का विकास होते रहता है। तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को अपने विशेषज्ञों का राय लेकर के आप इस काम को ज़रूर आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये इस बात पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है कि आपका बच्चा कितनी देर मोबाइल को देख रहा है। तो जो अगर स्कूल के रूटीन को अगर फॉलो कर रहा होगा तो स्कूल के रूटीन कुछ इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये निश्चित है, आप देख भी रहे होंगे कि जो भी बच्चे स्कूल से जुड़े हैं उनका एक फिक्स रूटीन बना है, और उस फिक्स रूटीन में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि बच्चे ज़्यादा देर मोबाइल पे ना बने रहें, सो दैट कि उनकी आंखों को भी आराम मिलता रहे और उनको नुकसान ना पहुंचे। इसके अतिरिक्त गार्जियन को यह ध्यान देना होगा कि शिक्षा के अलावा बच्चा मोबाइल पर और क्या कर रहा है और कितनी देर उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को सम्मिलित रखा है। मैं बिल्कुल यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप अभी जो आज के दौर की जो ये आदत सी डेवलप हो चुकी है, हम सभी इस बात से परिचित है कि बच्चे ऑनलाइन गेम्स के, मोबाइल पे गेम्स के आदी हो चुके हैं। वो गेम्स खेल रहे हैं और गेम्स में उनकी संलिप्तता ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पूरे देश को। और इसके लिए बहुत सारे गेम्स पे बैन भी लगाया गया है। इन सब चीज़ों हम परिचित हैं और बहुत सारी चीज़ों पे रोकथाम करने की उपाय की जा रही है। तो आपको इस बात का बस ध्यान रखना है कि बच्चा आपका मोबाइल पर पढ़ाई के अलावा और किन एक्टिविटीज़ में संलिप्त है। ऑनलाइन गेम्स से या फिर मोबाइल पर गेम्स से बच्चों का ध्यान मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा दूर करें। और इसको दूर करने का उपाय मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ कि जब हम खुद बच्चों के साथ समय बिताना शुरू करेंगे तो बच्चों का ध्यान उन पे से हट जाएगा। और मोबाइल पर गेम्स खेलने से अच्छा है कि हम घर में ही कुछ इंडोर गेम्स की व्यवस्था करें, कुछ ऐसा सेशन रखें जो काफ़ी इंटरटेनमेंट वाला हो। इनफैक्ट इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ शिक्षा देने का भी कार्य करें। कुछ ऐसा सेशन हम बना सकते हैं अपने घर पर, एक ऐसे माहौल का निर्माण हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो इससे ये समस्या का निदान हो जाएगा। ओके, मैं समझता हूँ कि एक सवाल है, अंकित नारायण निर्मोही जी का ये सवाल है कि छोटे छोटे बच्चों को खासकर जो आर के मिशन देंगे, एक शिक्षक के नाते लगता है मुझे कि मैथ्स के कुछ बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रहे हैं। कुछ बताइए आपकी हम उनको किस तरह से ध्यान दें। गणित से बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी दिक्कत हो रही है कि कैसे बच्चों को समझाएं जिनसे वो समझे। अंकित जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा इस विषय पर कि गणित की शिक्षा बहुत ही ध्यान देने वाली शिक्षा है। मतलब कि इसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिसको फुलफिल करना निश्चित तौर पर ज़रूरी है। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से गणित को भी पढ़ाना काफ़ी आसान हो चुका है। ऐसे कई सारे टूल्स हैं, अगर आप उनसे परिचित हो जाएं तो आप उनका इस्तेमाल करके गणित विषय को बड़ा आसान विषय बना सकते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि हम बोर्ड पे ही बैठ करके गणित पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन डिवाइसेज ऐसे निर्माण हो चुके हैं और उनमें ऐसे ऐसे तकनीक डेवलप हो चुके हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी जानकारी से अगर हम अपने आप को वाकिफ करते हैं तो निश्चित तौर पर इस समस्या का निदान हम पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं, ऐप्स उपलब्ध हैं, और आप थोड़ा सा इंतज़ार और करें और थोड़ा सा अपने आप को और जागरूक बनाएं इस विषय पर। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि मैथ्स के बहुत सारे टूल्स हमारे कंप्यूटर्स में या हमारे मोबाइल्स में उपलब्ध हैं ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए, जहाँ पर मैथ्स के टूल्स उपलब्ध है। जैसे डायग्राम होता है, ट्रायंगल या फिर स्क्वायर या फिर डिफरेंट तरह के जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, वो बना करके वो प्रेजेंट करके आप बच्चों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बच्चों को मोबाइल के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। और
दूसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा किया था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि तकनीक का विकास हो रहा है। और रहा सवाल हमारे ग्रैंड व्यू टीम का, तो मैंने इस बात की चर्चा ऑलरेडी की है कि आपने देखा है इस बात को कि हम किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं इस तकनीकी तौर पर इस बदलते हुए माहौल में। और आप निश्चित तौर पर, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप इस चीज़ को और देखेंगे आने वाले 1-2 महीने में कि हमारा एक नया प्लेटफॉर्म आएगा जहां हम तकनीकी रूप से बिल्कुल सक्षम होंगे कि बच्चों की जो आज की जो कमियां हैं, अभी जो कमियां रह पा रही है, उन कमियों को हम निश्चित तौर पर दूर कर पाएंगे। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने की तैयारी में हैं हम, जहां पर आपकी जो नॉर्मल पढ़ाई हुआ करती थी उससे भी बेहतर शिक्षा हम ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। और मेरा ऐसा पूरा विश्वास है और मेरी ऐसी पूरी मानना है कि ऐसा करने वाले हम लोग मुजफ्फरपुर में पहले संस्थान होंगे। तो गार्जियन से मेरे ये अनुरोध है कि आप हमसे जुड़े रहें, आप हमारे साथ बने रहें, और हम जो सर्विसेज दे रहे हैं बतौर शिक्षक, बतौर एक टीम, आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, एक बेहतर समाज के निर्माण करने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका हमारे साथ जुड़े रहना, और ये जुड़ाव लगातार बेसिस पर होते रहना चाहिए। तो ये अनुरोध मैं उन गार्जियन से भी करूंगा जो अभी तक नहीं किए हैं। मैं समझता हूँ निर्मोही जी कि आपके इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और मैं आपके प्रश्न का जवाब संतुष्टि के साथ, आपके संतुष्टि के साथ देने में सक्षम रहा हूँ। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ चीज़ें और जो मेरे प्रश्न में है, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि बच्चे गार्जियन परेशान हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन से जो स्क्रीन टाइमिंग की वजह से जो आंखों में परेशानी या बाकी सारी परेशानियां जो हो रही है, मैं उनका जवाब दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं इस विषय पर। और इसके बाद मैं अब इस सेशन के समाप्ति की ओर जाता हूं और आप लोगों को कुछ खास टिप्स दूंगा, कुछ खास मैसेज शेयर करना चाहता हूं इस अंतिम पड़ाव में, इस सेशन के अंतिम पड़ाव में। जो शिक्षा पद्धति को जो बदलाव की ज़रूरत है वो बदलाव आप अपने जीवन में लेकर के आएँ, और इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को, इस ऑनलाइन शिक्षा के सिस्टम को, पद्धति को, ये समय की बदलती हुई जो डिमांड है, इस डिमांड को पूरा करती हुई जो ये सिस्टम पद्धति है, इस पद्धति के साथ आप जितना मात्रा में हो सके जुड़ सके, आप जुड़ने का प्रयास करें। हमारा यही प्रयास है कि आप और हम दोनों साथ मिलकर के काम करें, गार्जियन और टीचर दोनों साथ मिलकर के काम करें और बच्चों के भविष्य को संवारने में साथ मिले। कुछ संदेश मैं बच्चों को भी देना चाहूँगा, अगर जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस माध्यम से, कि बच्चे देखो, ये माहौल में हम शिक्षक आपके साथ जुड़े हैं, इस माहौल में गार्जियन भी आपके साथ जुड़े हैं। ज़रूरत है आपके भी हमारे साथ जुड़ने का, आपका सहयोग भी बहुत मायने रखता है। बिना आपके सहयोग के हम इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। एक सवाल आया है जी, एक सवाल आया है सोनल वर्मा की कि नेटवर्क प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किल ला रही है। जी ठीक है, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि ऑनलाइन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ऑनलाइन शिक्षा में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर से मैं ये बात कहूँगा कि चूंकि अभी ये शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं निश्चित तौर पर होती है, लेकिन धीरे धीरे इस समस्या का निदान भी हो जाएगा। और ख़ास करके अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, जिस संस्थान से मैं जुड़ा हूं उसकी बात करूं, तो हम लोग इस विषय पर निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, तो आपको इस समस्या का निदान होता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ समय में। इस चीज़ के लिए आप आश्वस्त रह सकते हैं। और अभी की जो ये मौजूदा स्थिति है कि अभी जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें, हाँ ठीक है, नेटवर्क के कारण कुछ समस्याएं निश्चित तौर पर होती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सुधरेंगी। कारण ये क्योंकि इसके ऊपर सरकार भी कुछ सोच रही है, नेटवर्क के इश्यूज को सॉल्व करने की, और शिक्षा के लिए इंटरनेट का कैसा उपयोग किया जाए, इसके लिए भी सरकार की कुछ दिशा निर्देश आना शेष है, और ये निश्चित तौर पर आएगी और हमें इस समस्या का निदान करा के जाएगी। तो मेरा ऐसा विश्वास है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जो सुविधा है उस सुविधा का लाभ उठाएं, ऐसा ही हमें सोचना है। क्योंकि नेटवर्क की समस्या हो रही है, ये समस्या ठीक है, बट इसी समस्या के ही मतलब कि इसी समस्या में रहते हुए ही हमें समाधान भी तो मिल रहा है। अगर हम इस समस्या को समस्या मानते हुए अगर इसके साथ जुड़ना बंद कर दे तो शायद हमारी शिक्षा भी बंद हो जाएगी। तो एक छोटा सा डिस्टर्बेंस है,
हम समझते हैं कि इस डिस्टर्बेंस से हम कोप अप कर सकते हैं और आने वाले समय का 1-2 महीने और इंतज़ार कर सकते हैं एक बेहतरीन सिस्टम आने का। तो मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रश्न का भी जवाब आपको मिल गया होगा। और अब मैं अपने सेशन की समाप्ति की ओर जाता हूँ। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि बच्चों के साथ मेरी बातें हो रही थी कि बच्चे, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ना ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये सारा व्यवस्था जो किया जा रहा है ये आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। आप लोगों के ही शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों को ही सही दिशा पे रखने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो या गार्जियन हो। तो आप लोगों का हमारे साथ होना बहुत आवश्यक है। आप लोग जिस प्रकार शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिस प्रकार गार्जियन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं आप स्टूडेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप अपने गार्जियन के साथ रहें, गार्जियन जो बोलते हैं उस काम को करें और इस बदले हुए माहौल में अपने आप को ढालने का प्रयास करें, इस चीज़ को स्वीकार करें। और मुझे पूरा उम्मीद है, खास करके अपने बच्चों से जिनको मैं पढ़ाता हूँ और जो हमारे स्कूल से जुड़े हैं, कि वो इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे कि हमारी टीम किस प्रकार आपके लिए काम कर रही है। और बाकी बच्चे भी जो हमारा हिस्सा अभी फ़िलहाल नहीं है, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और जुड़ने का प्रयास करें और सही शिक्षा लेने का प्रयास करें। वैसे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं और इस चीज़ से आप लोग पहले से भी वाकिफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही नया चीज़ है और तुरंत से आ पड़ा है, ऐसा नहीं है। पिछले 5-6 सालों से ये ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम चल रही है, ये यूट्यूब चैनल चल रहा है जिस पे बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई से परिचित है। लेकिन बच्चों देखो, एक होता है फ्री में एजुकेशन, इन द सेंस कि यूट्यूब पे जो चैनल्स उपलब्ध होते हैं वो आपको फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है, मैं इसका सराहना करता हूँ। लेकिन कुछ कमियां भी हैं इसकी। कमियां कहाँ हैं बच्चों, कि ये आपको मौका नहीं देता है कि आप टीचर्स के साथ डायरेक्ट संपर्क में आओ। ठीक है, टीचर्स के साथ संपर्क में आना ये बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब चैनल पे बैठ करके आप किसी विषय के बारे में जानकारी जरूर ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो कमी रह जाती है शिक्षा की, वो यह है कि आपको शिक्षक का संसर्ग नहीं मिलता है उससे। तो शिक्षक के संसर्ग में रहना ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक बात याद रखो और हम सभी याद रखें इस बात को कि हमको हमारे समाज को सिर्फ साक्षर नहीं बनाना है, सिर्फ जानकार नहीं बनाना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का एक हब नहीं बनाना है कि हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है तो उससे हम बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन बन गए हैं या एक नॉलेजेबल सोसाइटी का निर्माण कर लिए हैं। ये ज़रूरी नहीं है, साक्षर बनना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है हमारा फोकस होना चाहिए शिक्षित बनने का, और शिक्षित बनने का काम आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति दुनिया का दे सकता है, वो है शिक्षक। क्योंकि शिक्षा में संस्कार भी शामिल होते हैं और बच्चों के साथ जो तालमेल एक शिक्षक बना सकता है वो तालमेल दूसरा कोई नहीं बना सकता है। तो इसलिए बेहद आवश्यक है कि आप अपने शिक्षकों के साथ जुड़िए, जो स्कूल आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रही है आप उसके साथ जुड़िए। हम सभी आपके साथ लगातार मौजूद है, आपके संपर्क में, सीधे संपर्क में। एक और सवाल आया है गुड्डू कुमारी जी का। इस समय चिल्ड्रन पेरेंट्स के साथ 24 आवर्स रह रहे हैं, स्टडी के अलावा चिल्ड्रन में और क्या हॉबी डेवलप किया जा सकता है? मैम, मैं इस विषय पर पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि इस समस्या को कैसे निदान करना है कि 24 आवर्स जो बच्चे गार्जियन के साथ आज के माहौल में रह रहे हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। तो मैंने कहा था कि एक रूटीन बनाया जाए और उस रूटीन में कुछ ऐसी बातें हों, प्राथमिकताओं की बातें हों जो बच्चों की प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता और हमारी भी प्राथमिकता है, और उस प्राथमिकता के आधार पर उस रूटीन का निर्माण किया जाए। प्राथमिकता में ये बात को ध्यान रखा जाए कि बच्चों का जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, हॉबी हम डेवलप नहीं कर सकते हैं अपने आप से, खुद से डेवलप नहीं किया जा सकता ये, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष अलग होता है, उसमें एक विशेष गुण होती है। तो अगर हम गार्जियन हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों में जो मौजूद विशेष गुण है उस गुण को पहचानें। अगर हम उस विशेष गुण को पहचान लेते हैं तो उनके अनुसार उस रूटीन को डेवलप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक बच्चा है जो म्यूजिक में अच्छा है, जो अच्छा गाना गाता है, उसे गाना सुनने या गाना गाने में इंटरेस्ट आता है, तो आप उस प्रकार का रूटीन बनाइए कि उस रूटीन में थोड़ा सा वो सेशन भी हो अपने समय के अनुसार, ताकि बच्चा उस चीज़ को एंजॉय कर सके। और रूटीन एक दिन की बात तो होती नहीं, रूटीन हर दिन की बात होती है। तो आप उसको उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं ताकि रूटीन कोई बोरिंग ना हो, कोई बोझ तले वाली बात ना हो उसमें कि बच्चा बोझ तले उस रूटीन के आ गया है। तो प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के उस विशेष गुण को ध्यान में रखते हुए आप उस रूटीन का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा अपने हॉबी में इंटरेस्ट ले करना, इस कर्तव्य को हमें ही समझना है।
साथ साथ अगर हमारी कोई हॉबी है जो हमें पसंद है एज अ गार्जियन, अगर सपोज कीजिए कि किसी पेरेंट को, किसी पिता को गार्डनिंग करना पसंद है, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो पेरेंट अपने बच्चों के साथ गार्डनिंग के विषय में, जब भी कभी वो गार्डनिंग कर रहे हो तो अपने बच्चों को अपने साथ रखे, उसको पेड़ पौधों की ज्ञान दे और ये गार्डनिंग की कला उनको सिखाए। ये बहुत आवश्यक है। तो इससे हो सकता है कि वो गुण उस बच्चे में भी समाहित हो सकती है। कोई माता है जो खाना बनाती है, हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि अगर कोई माता है जो खाना बनाती हैं, खाना बनाने का काम करती है और अच्छा खाना बनाती है, तो ये निश्चित बेहद आवश्यक है कि वो माता अपने बच्चे के साथ कुछ सावधानियां बरतते हुए किचन में जाए और उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी दे। ऐसे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, और हम उनमें भी एक अपनी तरफ से एक नए हॉबी डेवलप करने के एक प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा जो समय आप बच्चों के साथ बिताएंगे तो ये इनके लिए जानकारीप्रद भी होगा और बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और आपके साथ और ज़्यादा दिल से जुड़ेंगे। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ होगा जो मैं समझता हूँ, ठीक है। तो ओके, मैं समझता हूँ कि अब आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मैं बात कर रहा था बच्चों से कि किस प्रकार उनको भी एक जिम्मेदारी का भरा एक कदम उठाना पड़ेगा और हम लोगों के प्रयास से जुड़ना पड़ेगा उनको भी। और मैं दूसरी तरफ से ये बात कर रहा था कि किस प्रकार उनको शिक्षक से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि बेटा देखो, सिर्फ साक्षर बनना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि हमें शिक्षित बनना है, एक शिक्षित समाज का निर्माण करना है, क्योंकि शिक्षा में संस्कार शामिल है, साक्षर होने में संस्कार शामिल नहीं है। तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक अपनी बात होती है, लेकिन किसी टीचर के संसर्ग में रहना, अपने गार्जियन के संसर्ग में रहना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस विषय पर हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुष इस विषय पर ज्ञान दे चुके हैं, हमें अपने अपने आदर्श रख चुके हैं इसके सामने, जो मैं समझता हूँ कि हमें उस आदर्श पर चलना चाहिए निश्चित तौर पर। खास करके मैं महात्मा गांधी की बात करना चाहूँगा यहाँ पर, जो बहुत बड़े पुरुष है, महापुरुष इन द सेंस कि इस युग के बहुत बड़े इंसान, जिन्होंने बहुत सारी बातों पर बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ ज्ञान दिया है, हमारे लिए आदर्श पथ दिया है, जिस पथ पे हम चल करके एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे मानव समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर बच्चों की शिक्षा हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उनमें संस्कृति का प्रतिपादन करें। संस्कृति और संस्कार, बिना इसके हम बच्चों को शिक्षित नहीं बना सकते, या अब खुद को भी शिक्षित नहीं बना सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये होनी चाहिए, स्टूडेंट्स आपके लिए है ये और गार्जियन आपके लोग के लिए भी, कि अगर आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि आपके शिक्षा में संस्कार की बातें होनी चाहिए, कुछ वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ मॉरल शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि जो शिकायत हमारी रहती है आजकल के युवाओं से, जो हम लोग बाहर देखने को मिलता है, उनकी जो संलिप्तता है अलग अलग चीज़ों में, जिससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि आजकल के युवा ऐसे हो गए हैं, उनमें ये सारी कमियां हो चुकी है और गलत गलत चीज़ों में वो अपने आप को संलिप्त पा रहे हैं, गलत एक्टिविटीज़ में वो आ रहे हैं। तो ये जो कमियां हैं बस इसलिए है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम से वैल्यू एजुकेशन जा चुका है, इस पर कोई फोकस। बात अब सिर्फ पढ़ाई की इतनी हो गई है कि हाँ, बच्चे को नंबर कितना आया और बस इतना ही, इसी से मतलब है। तो ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमारे जीवन का कहीं से भी। सबसे पहली बात ये समझ लेना चाहिए गार्जियन को भी और बच्चे को भी और शिक्षक को भी साथ साथ, कि शिक्षा ऐसा दे जिसमें वैल्यूज हो। और इसलिए मैंने बताया था कि स्किल्स डेवलप का काम करें। शुरुआत में मैंने इस बात के ऊपर चर्चा की है कि फोकस हमारा इस बात पे नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ नंबर कितना आ रहा है, फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि हम 100% दे कैसे रहे। और ये 100% एफर्ट में हमारा मेहनत शामिल है, हमारी ईमानदारी शामिल है, हमारा स्किल शामिल है, स्किल डेवलपमेंट का सेट शामिल है, और साथ साथ शामिल है हमारे अंदर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन की भावना। किसी चीज़ को हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर समर्पण की भावना, ये सारे वैल्यूज़ हैं जो शिक्षा में सम्मिलित होते हैं। इन वैल्यूज़ को देना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है आज के इस बदलते युग में। शिकायत हम अक्सर करते रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि बच्चों आप भी इस पर ध्यान दें। शिक्षकों के साथ जितना ज़्यादा आप समृद्ध और सुदृढ़ बनोगे, शिक्षकों के साथ जितना संपर्क आपका कमज़ोर होता जाएगा, आप अपने नींव से दूर जाते चले जाओगे और फिर आगे जाके एक खोखले समाज का निर्माण होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनाना है। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश युवाओं का देश है, इसकी जो डेमोग्राफी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत युवाओं की है। और युवा अगर आज शिक्षित और सुदृढ़ नहीं बनेंगे तो कल शायद हमारा भारत भी उतना समृद्ध और शिक्षित नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रहे इस बात का कि सिर्फ साक्षर नहीं बनना है, हमें
शिक्षित बनना, सुदृढ़ बनना है और समृद्ध बनना है। तो इन्हीं बातों के साथ, और हाँ एक बात और इसी विषय पे, चूंकि मैंने महात्मा गांधी की बात कही थी, तो एक और महान व्यक्तित्व जिनको मैं फॉलो करता हूँ, डॉक्टर APJ कलाम। आप सभी जानते हैं कि वो किस प्रकार शिक्षा से जुड़े थे, वो कितने ज्ञानी और कितने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, और उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए। खास करके उनका बच्चों के साथ संपर्क बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है, और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो मैं चाहूँगा आज इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जो भी गार्जियन हैं वो उन किताबों का अध्ययन करें, और उन किताबों में लिखी बातों की चर्चा आप कभी बैठ करके अपने बच्चों के साथ भी करें। इससे क्या होगा कि ज्ञान का विस्तार होगा। जो चीज़ शायद हम नहीं जान पा रहे हैं या अभी तक नहीं जाना कि हाँ कोई ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा के विषय में कुछ कहा है, उसकी जानकारी हम तक शायद नहीं है, तो वो चीज़ का प्रचार होगा। वो चीज़ जो आप में भी शायद कमी रह गई कहीं, और शायद बच्चों में भी वो कमी आ रही है, तो वो चीज़ आप दे सकते हैं उन किताबों का अध्ययन करके खुद, और बच्चों को अपने साथ बैठा करके उन कहानियों को पढ़ करके, उन कहानियों में लिखी बातों को, क्योंकि ऐसा पहले हुआ करता था। आज के इस दौर में ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग मेरी इस बात को मानेंगे, और जो भी अच्छी किताबें पुस्तकें अवेलेबल हैं, खास करके महात्मा गांधी जी की या फिर विवेकानंद जी की या फिर डॉक्टर APJ कलाम की, जो बच्चों के बारे में खास करके है, बच्चों की शिक्षा के बारे में खास करके है, भारतीय संस्कृति के बारे में खास करके है, उसका ज्ञान आप बच्चों में देने का प्रयास करें। और बच्चों, आप लोग भी ऐसी पुस्तकों को पढ़ा करो, इससे आपको लाभ होगा। ठीक है, हमारा जो शिक्षा का मकसद है एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व का निर्माण करना, वो सफल होगा। ओके, तो इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और जाते जाते मैं गार्जियन, बच्चों, शिक्षकों, इन सब के साथ एक गाने की बोल आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, जो मैं ज़रूरी समझता हूँ आज के इस दौर में ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम लोग साथ मिलेंगे, और साथ मिलकर के इस चुनौतीपूर्ण भरे समय में इस पूरे चुनौती को बड़े बेहतरीन ढंग से इसका सामना करते हुए शिक्षा के इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से इस ऑनलाइन के दौर में भी उसको उस मकाम पे ले जाएंगे जहां हमने कभी सोचा नहीं था। और ऐसा काम हम कर सकते हैं, ये भारत देश कर सकता है अगर हम साथ मिल जाएं तो। निश्चित तौर पर भारत, जैसा कि जानते हैं, सोने की चिड़िया हुआ करती थी, सबसे बड़ा शिक्षित देश हुआ करता था। इसने ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा किए हैं, शिक्षित लोग पैदा किए हैं, जिसका उदाहरण आज विश्व देता है। हमारी द्वारा लिखी गई किताबों का अध्ययन विश्व करता है, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो आज जरूरत है इस बात की कि हम लोग इस शिक्षा के तत्वों को और स्ट्रॉन्ग करें, और इस दौर में जो परेशानियां इस शिक्षा के जगत में आई है, इस शिक्षा के जगत में हम सारे शिक्षक, हम सभी गार्जियन और सभी बच्चे मिलकर के इसका सामना करें और जीत हासिल करें, और भारत को एक अच्छा शिक्षित देश बना करके बाहर निकले। ओके, तो गाने की एक छोटी सी बोल है, मैं इसके साथ इस सेशन की समाप्ति करूंगा। गाने की बोल कुछ इस प्रकार है कि एक दिया तुम्हारा और एक लौ है मेरी, एक दिया तुम्हारा और एक लौ है मेरी, टल जाएगी ये काली रात अंधेरी। एक दिया तुम्हारा और एक लौ है मेरी, टल जाएगी ये काली रात अंधेरी। हम डोर डोर साहस बटोरेंगे, हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, टूटेंगे नहीं। हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, टूटेंगे नहीं। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए, और ग्रैंड व्यू टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अवसर उन्होंने मुझे दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।